चलिए हेडिंग दीजिए आप लोग, ज्वार भाटा के प्रकार। देखिए अभी तक आप लोगों को ज्वार भाटा के विषय में जो बताया गया, ये ज्वार भाटा का एकदम सिंपल मैकेनिज्म बताया गया है। सिंपल मैकेनिज्म बताया गया है कि ऐसे ऐसे होता है। वास्तव में ऐसा होता नहीं है, वास्तव में ऐसा होता नहीं है। बहुत सारे इन डिस्क्रिपेंसी है कि बहुत जगह पे ऐसे ऐसे ज्वार भाटा आते हैं जो सामान्य थ्योरी है ज्वार भाटा का, उससे मेल नहीं खाता है। लेकिन एज ए जनरल जो मैकेनिज्म है ज्वार भाटा का, वो यही है। आइए कुछ प्रकार हैं ज्वार भाटा के, उसको देख लेते हैं। फिर उसके बाद जो थ्योरी होगा, न्यूटन का इक्विलिब्रियम थ्योरी लिखवाए थे, और भी थ्योरी है, एरी का कैनाल थ्योरी, एक का है नोडल थ्योरी। तो एग्जाम में न्यूटन का इक्विलिब्रियम थ्योरी ही पूछता है लिखने के लिए। तो लिखिए ज्वार भाटा के प्रकार, हेडिंग। क्योंकि जो ज्वार भाटा आता है हमेशा एक समान या सभी जगह एक समान नहीं रहता है। लिखिए पृथ्वी एवं ज्वारीय बलों, पृथ्वी एवं ज्वारीय बलों ब्रैकेट में सूर्य एवं चंद्रमा की ब्रैकेट बंद की सापेक्षिक स्थितियों के अनुरूप सूर्य एवं चंद्रमा की सापेक्षिक स्थितियों के अनुरूप ज्वार भाटे के स्वरूप में ज्वार भाटे के स्वरूप में परिवर्तन होता रहता है। होता रहता है, देखिए इसका क्या मतलब। सुनिए इधर देखिए, इसका इस सेंटेंस का क्या अर्थ है। मान लीजिए ये सूर्य, ये हो गया सूर्य, ये पृथ्वी, और ये चंद्रमा। पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही है, और ये चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ।
ठीक है, ये हो गया सन, अर्थ और मून। चंद्रमा यहां सूर्य के चारों तरफ, ये पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। अब देखिए, चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ जो चक्कर लगा रहा है, तो चंद्रमा का पोजीशन हमेशा बदल रहा है। चंद्रमा का पोजीशन हमेशा बदल रहा है। अब देखिए, चंद्रमा का 4 पोजीशन देखा जाता है, एक ये, एक ये, एक ये और एक ए, बी, सी और डी। ए और सी का इफेक्ट सेम रहता है और बी और डी का इफेक्ट सेम रहता है। ए और सी के कंडीशन में मून, अर्थ और सन परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है ना। और इस केस में तीनों एक सीध में है, इस केस में तीनों एक सीध में है। तो 4 से आप लोग पढ़े होंगे 9th-10th में कि जब कोई फोर्स है, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है ए, इस पर एक फोर्स इधर लग रहा है, मान लीजिए 10 न्यूटन, और एक फोर्स इधर लग रहा है 5 न्यूटन। तो ए पर लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा? 5 न्यूटन। अपोजिट डायरेक्शन रहता है तो फोर्स क्या होता है? माइनस हो जाता है। यानी कि इधर से कोई खींचेगा तो अब चूंकि ये इधर से खींच रहा है तो उतने स्पीड से नहीं खींच पाएगा जितना कि इस बल को हटाने से। अगर ये बल हटा दिया जाए तो ये पूरे अपने ताकत से इधर खींचेगा, और इसका उल्टा ऐसे। ये कोई ऑब्जेक्ट बी है, अब 2 लोग इस पर बल लगा रहे हैं, कोई 10 न्यूटन का लगा रहा है और कोई 5 न्यूटन का लगा रहा है। तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा? 15 न्यूटन। क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में खींच रहे हैं तो उसको ज्यादा खींचेंगे, उसको ज्यादा खींचेंगे। तो वही चीज यहां भी होता है, वही चीज यहां भी होता है कि जब फोर्स एक डायरेक्शन में लगाता है चंद्रमा और सन, तो उस समय जो ज्वार की ऊंचाई है ज्यादा होती है क्योंकि खिंचाव ज्यादा होगा, और जब उनका फोर्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो ज्वार की ऊंचाई कम हो जाएगी। तो जब तीनों एक सीध में होते हैं, अभी बताएंगे हम, तीनों एक सीध में होते हैं उस समय मैक्सिमम फोर्स लगता है और उस समय ज्वार की ऊंचाई मैक्सिमम होती है। और जब ये परपेंडिकुलर होते हैं, 90 डिग्री होते हैं, उस समय फोर्स जो है बट जाता है, फोर्स जो है बट जाता है। इसलिए इस समय ज्वार की ऊंचाई, जो हाई टाइड है उसकी ऊंचाई लोवेस्ट होती है। मान लीजिए इस केस में टाइड की हाइट 10 मीटर है तो इस केस में 5 मीटर ही रहेगा, इस केस में
पानी ज्यादा नहीं रुकेगा। ठीक है, तो इसी को कह रहा है चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी का जो पोजीशन है उसके अनुसार टाइड की ऊंचाई घटती बढ़ती रहती है। हमेशा किसी स्थान पर टाइड की ऊंचाई एक समान नहीं। ठीक है, अभी इसको और ये करेंगे, बनवाएंगे, तब तक लिखिए। लिखिए, चूंकि चूंकि पृथ्वी अपनी धुरी पर चूंकि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है, और चंद्रमा अपनी धुरी पर घूमता हुआ सूर्य की परिक्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है। इसलिए 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 इस दौरान पृथ्वी कौमा सूर्य एवं चंद्रमा के बीच कई प्रकार की स्थितियां बनती हैं। ये पीछे सुमन, अभी रुकिएगा, है ना, मनप्रीत है, हाँ आप लिखिए, अभी बोलेंगे तब आप लोग लिखेंगे। लिखिए, कई प्रकार की स्थितियां बनाती हैं। चलो इधर 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 देखिए, देखो फिर समझा रहे। ये है सूर्य, ये पृथ्वी और ये चंद्रमा। पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ और चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है। पृथ्वी जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही है उसका कोई खास असर नहीं पड़ता है, लेकिन जो चंद्रमा है पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, इससे चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य, इन तीनों का जो एक पोजीशन है वो हमेशा बदल रहा है। जैसे जैसे ये पोजीशन बदलता है, ज्वार भाटे की ऊंचाई में परिवर्तन होता है। अभी यही लिखवाया गया है, अभी इसको फिर से समझाएंगे। लिखिए, आगे लिखिए। विभिन्न स्थितियों में ज्वार उत्पन्न करने वाले बलों में अंतर से ही
उसके विभिन्न प्रकारों का, उसके विभिन्न प्रकारों का निर्धारण होता है। निर्धारण होता है। लिखिए, इन तीनों पिंडों, इन तीनों पिंडों के स्थिति के आधार पर, के स्थिति के आधार पर ज्वार को या ज्वार भाटा को निम्न दो प्रकारों में, निम्न दो प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है। पहला दीर्घ ज्वार एवं लघु ज्वार। स्प्रिंग टाइड एंड निप टाइड। स्प्रिंग दीर्घ ज्वार एवं लघु ज्वार, स्प्रिंग टाइड एंड निप टाइड। देखो फिगर को फिर से साफ करते हैं तब समझ में आएगा। अब तक खींच लो ये। स्प्रिंग टाइड एंड निप टाइड। सर कैमरा उल्टा है। फिर से समझिए, इधर कैमरा उल्टा है सर। देखिए क्या हो हिमांशु, कैमरा उल्टा है सर, कैमरा उल्टा है। इमेज उल्टा है। हाँ सर। अच्छा अभी हम सीधा कर देते हैं, अब सीधा दिखाई देगा। एक मिनट। देखिए ये मान लीजिए सन, सन बहुत बड़ा है लेकिन पृथ्वी से बहुत दूर है। सन बहुत बड़ा है लेकिन पृथ्वी से बहुत दूर है। और ये मान लीजिए पृथ्वी, ठीक है। अब देखिए, पहले हम चंद्रमा का 4 पोजीशन, 1 2 3 4 देख रहे हैं पोजीशन। चंद्रमा ये हो गया अर्थ और ये मून। देखिए चंद्रमा सूर्य के पृथ्वी के चारों तरफ अपना चक्कर लगा रहा है। इधर देखिए
जब चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य तीनों एक सीध में होगा, उस समय उच्च ज्वार आता है। उस समय उच्च ज्वार आता है। सोचिए, देखिए इधर देखिए, सूर्य इसको खींच रहा है और चंद्रमा भी खींच रहा है, तो खींचने वाला फोर्स डबल हो गया कि नहीं? खींचने वाला फोर्स डबल हो गया। तो ऐसी स्थिति में जो पृथ्वी पर पानी का खिंचाव होगा वो सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, तो अब तब आप कहेंगे कि मान लीजिए ये पोजीशन ए, ये बी, ये सी और ये डी, कि जब चंद्रमा इधर रहे, जब चंद्रमा इधर रहे तो सूर्य इधर खींचेगा और चंद्रमा इधर खींचेगा, है कि नहीं? उधर खींचेगा, इधर खींचेगा। फोर्स क्या हो गया? अपोजिट। नहीं, मान लीजिए ये कोई पिंड है, देखिए ए, जब चंद्रमा को हम डी पर रखते हैं तो दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में है। दोनों फोर्स एक डायरेक्शन में है खींचने वाला। तो दो आदमी मान लो इस टेबल को मिल के खींचे, ताकत ज्यादा हो जाएगा कि नहीं? और दो आदमी इस टेबल को खींचे, एक इधर खींचे और एक उधर खींचे, उल्टा उल्टा खींचे, तो किधर खींचाएगा? जिधर ताकत ज्यादा रहेगा, जिधर ताकत ज्यादा रहेगा। अब सुनिए, तो इस पोजीशन में जब सूर्य और चंद्रमा दोनों एक तरफ है तो फोर्स एक ही डायरेक्शन में है, तो पृथ्वी का जो पानी है वो कुछ ज्यादा खींचेगा, है ना? अब सुनिए, जब अपोजिट में आ गया, चंद्रमा घूम के यहां आ गया बी पोजीशन पर, तब क्या होगा? उल्टा हो गया। तब क्या हो गया? उल्टा हो गया कि चंद्रमा फोर्स इधर लगाने लगा और सूर्य फोर्स उधर लगाने लगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? ज्वार की ऊंचाई कम हो जाएगी फिजिक्स के अनुसार। हालांकि फिजिक्स के अनुसार ये है, देखिए बी, सूर्य का फोर्स इधर है, चंद्रमा का फोर्स इधर है। इन दोनों में से फोर्स ज्यादा किसका है? चंद्रमा का। इन दोनों में से, सूर्य और चंद्रमा में से पृथ्वी को खींचने का फोर्स ज्यादा किसका है? चंद्रमा का, ज्वार भाटा की तुलना में। क्यों? क्योंकि चंद्रमा की दूरी सूर्य के तुलना में बहुत कम है, चंद्रमा बहुत नजदीक है, इसलिए चंद्रमा का प्रभाव ज्यादा रहता है। अब सुनिए, लेकिन जितना पानी इस पोजीशन में उठता है, उतना ही पानी इस पोजीशन में भी उठता है। दोनों में ज्वार की ऊंचाई सेम रहता है, जब चंद्रमा बी पर रहे या चंद्रमा डी पर रहे। तो यहाँ फिजिक्स ऑनर्स वाले बैठे, जरा बताइए तो, दोनों का फोर्स का रिजल्टेंट इक्वल ही आता है, दोनों में हाई टाइड ही आता है, दोनों में हाई टाइड ही आता है, दोनों में ज्वार की ऊंचाई बराबर रहती है।
इस पोजीशन को कहा जाता है स्प्रिंग टाइड। तो जब चंद्रमा इधर है तब कैसे ज्वार की ऊंचाई ज्यादा है, सोचिए तो जरा सा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण। वेरी गुड। अब देखिए ये क्या है कि अगर पृथ्वी स्थिर रहती, अगर पृथ्वी स्थिर रहती तब तो अपना जो ज्वार की ऊंचाई है इस पोजीशन में मिनिमम रहता है, लेकिन पृथ्वी नच रही है, ध्यान से समझिएगा। देखिए पृथ्वी नच रही है तो सोचिए, देखिए आप लोग कल पढ़े थे कि मान लीजिए चंद्रमा इधर है तो चंद्रमा जितना इधर खींचेगा, सूर्य को हटाइए, जितना चंद्रमा इधर खींचेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण उतना ही पानी इधर भी उठता है। दोनों तरफ उच्च ज्वार होता है, माने हाई टाइड रहता है, माने टाइड रहता है, और यहाँ पानी पचक जाता है, फाटा रहता है। अब सोचिए चंद्रमा यहाँ है, चंद्रमा को हटाते हैं, मान लीजिए ये सूर्य है, सूर्य जितना ताकत लगाया पृथ्वी पर, सूर्य जितना ताकत लगाया पृथ्वी पर उसके अनुसार पानी उड़ गया। तो जितना पानी इधर उठेगा उतना ही पानी इधर भी उठेगा, उठेगा ना। अब सुनिए, अब ले आते हैं चंद्रमा को भी। सूर्य के वजह से मान लीजिए पानी इतना उठा, सूर्य की वजह से पानी इतना उठा, अब चंद्रमा भी अपना फोर्स लगा रहा है तो इस पानी को चंद्रमा अपने तरफ खींचेगा, पानी को चंद्रमा, चंद्रमा क्या करेगा, इस पानी को थोड़ा सा और उठा देगा। देखिए ये इसलिए ऐसा हो जा रहा है, एक तो पृथ्वी अपने अक्ष पे घूम रही है, इसके वजह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, और दूसरा कि ये लिक्विड है, दूसरा कि ये लिक्विड है, लिक्विड नहीं रहता तो ऐसा नहीं होता। देखिए तो सूर्य के वजह से इतना उठा और उसको और खींच दिया, चंद्रमा के वजह से ये और ऊपर उड़ गया। तो अब जब ये चंद्रमा अपने तरफ इधर खींचा तो उतना ही इधर भी उठेगा। समझ गए? तो देखिए पानी सूर्य के वजह से भी उठा और चंद्रमा के वजह से भी उठा, इसीलिए इस पोजीशन में भी ज्वार की ऊंचाई मैक्सिमम होती है। अब अगर दोनों को एक तरफ मानेंगे तो ऊपर भी इतना ही उठेगा, क्यों कि सूर्य के वजह से तक कितना उठेगा, इतना उठेगा, और चंद्रमा के वजह से इतना उठेगा। तो बात हुआ बराबर। समझ में आ गया तो ठीक, और नहीं आया तो बस याद रख लीजिए कि जब तीनों एक सीध में रहता है तो उस समय हाई टाइड आती है। इतना जानने की जरूरत अब नहीं है, ये जब 2009 से पहले 2009 तक यूपीएससी में एक ऑप्शनल पेपर होता था अपना सब्जेक्ट, अब जैसे हम लोग ज्योग्राफी रखते थे तो उसके वजह से इतना रिसर्च करना पड़ता है, और वो हर चीज को एकदम बारीकी से पूछता था। मतलब जो जो सब्जेक्ट रखता था ऑप्शनल पेपर
अब उस पर उसको पूरा रिसर्च ही करना पड़ता था, लेकिन अब जरूरत नहीं है। अब केवल आप लोग इतना जान जाइए कि जब तीनों एक सीध में होता है तो हाई टाइड होता है, इसको स्प्रिंग टाइड भी कहते हैं। समझ गए? अब देखिए, इधर देखिए, यहीं पे एक चीज, सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण का नाम सुने हैं? देखिए, हाँ हाँ हाँ, कैसे होता है यही बताते हैं। ये है सूर्य, ये है पृथ्वी, ये है चंद्रमा। देखिए, ये चंद्रमा का आधा भाग, ये चंद्रमा का आधा भाग। आपको पता है कि ना ही पृथ्वी और ना ही चंद्रमा, दोनों में अपना लाइट नहीं है। दोनों किसके लाइट से चमकते हैं? सूर्य के लाइट से। तो सूर्य है इधर, तो अर्थ का ये वाला भाग लाइट में होगा, ये दिन होगा, और ऑपोजिट वाला अंधेरा में होगा। उसी टाइप से चंद्रमा का ये भाग डार्क होगा, ये लाइट में होगा। उल्टा कर दिया, चंद्रमा का ये भाग लाइट में होगा और ये भाग अंधेरा में होगा, है ना? ठीक है। अब सुनिए, तो हम पृथ्वी से चंद्रमा का कौन सा भाग देख रहे हैं? लाइट वाला कि अंधेरा वाला? लाइट वाला तो उधर है, अंधेरा वाला। तो ये पोजीशन है अमावस्या। जिस दिन कंप्लीट अंधेरिया रहता है उसको अमावस्या कहते हैं ना, है? हाँ, तो ये हो गया अमावस्या। या इंग्लिश में कहते हैं न्यू मून। न्यू मून क्यों कहते हैं? क्योंकि अब यहीं से एक कम दूज स्टार्ट होगा। अब अमावस्या के बाद क्या स्टार्ट होता है? अंजोरिया, शुक्ल पक्ष। अब लगभग कल पढ़े थे कि लूनर मध्य है कितने का होता है? 27.5 दिन का। तो लगभग 14 दिन अब ये चलेगा शुक्ल पक्ष, और 14 दिन बाद एकदम चंद्रमा पूरा दिखने लगेगा। जब यहाँ आएगा तो ये वाला पोर्शन अब लाइट में हो जाएगा, ये वाला पोर्शन लाइट में होगा और ये अंधारा में। तो अब इस दिन चंद्रमा पूरा दिखेगा, इस दिन चंद्रमा पूरा दिखेगा। तो इसको कहते हैं पूर्णिमा, फुल मून। अब आपके दिमाग में ये प्रश्न आ रहा होगा कि सूर्य यहां है, पृथ्वी यहां है और चंद्रमा यहां है, तो चंद्रमा पर सूर्य का प्रकाश कैसे पहुंचेगा? तो भाई रास्ते में ढक लिया है? जिस दिन लीनियर आ जाएगा, आता है, वही होता है ग्रहण, वही होता है ग्रहण। तो इसीलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा, ग्रहण हमेशा पूर्णिमा के दिन लगेगा। ग्रहण हमेशा, ध्यान दीजिएगा, पूर्णिमा के दिन लगता है। समझ गए? इसीलिए ग्रहण हमेशा पूर्णिमा के दिन लगता है। अब इस फिगर को बनाइए आप लोग कॉपी में।
इस फिगर को कॉपी में बनाइए। आपके बुक में भी बनाया है। सविंदर सिंह लाए हैं आप लोग? जो लाए हैं निकालो निकालो, हमको कहते हैं निकालो। कोई नहीं लाया इसमें इसको भी नहीं, तुम खरीद ली? अभी नहीं खरीदी? पूरा तब दिखला के जाके पता दी है ना सर, वाला जो गांव में देरी वाला है ना उसको बनाइए। जब तीनों एक सीध में होगा उस समय उच्च ज्वार, और जब तीनों समकोण पर होगा तो उस समय निम्न ज्वार।